क्या आपको पता है एक बच्चा जिसकी ना बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना वो बिल्कुल जीरो है, वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जिसकी ना तैयारी ठीक ठाक है लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत अच्छी है। तो अब मेरे को ये बताओ किस बच्चे के ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे? ऑफ कोर्स उस बच्चे के ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़िया होगी, राइट? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना उसको आप बढ़िया कैसे कर सकते हो। तो पहली चीज होती है आपकी मार्जिन। देखो बहुत सारे बच्चे ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं लेफ्ट साइड 2 इंच की और राइट साइड की 2 इंच की मार्जिन छोड़ दूंगा ना तो मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मेरा जो आंसर है ना वो बहुत ज्यादा लंबा लगेगा और एग्जामिनर है ना अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन जो एग्जामिनर है ना वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, और अगर आप लेफ्ट और राइट साइड में ज्यादा मार्जिन छोड़ोगे ना तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपका इरिटेट हो जाएगा आपसे। वो ये सोचेगा कि यार ये बच्चा कितना बेवकूफ है, बिना बात का पेपर वेस्ट कर रहा है। तो कभी भी आपको ना ये गलती नहीं करनी, आपको ना 1 इंच से ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना। देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे ना मैंने लेफ्ट साइड में एक इंच की मार्जिन और राइट साइड में 1 इंच की मार्जिन छोड़ी है। इससे ज्यादा आपको मार्जिन नहीं छोड़नी, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 इंच की मार्जिन छोड़नी है। आई चीज समझ? ना तो आपको 1 इंच से कम मार्जिन छोड़नी है, ना आपको 1 इंच से ज्यादा मार्जिन छोड़नी है। ठीक है, आई चीज समझ? कम छोड़ोगे तो भी वो भद्दा लगेगा, अगर ज्यादा छोड़ोगे तो भी भद्दा लगेगा। और काफी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम राइट साइड में ज्यादा मार्जिन छोड़ेंगे ना तो हम वहां पे रफ वर्क कर सकते हैं। तो आपको मार्जिन में रफ वर्क नहीं करना, ठीक है? वो आपकी पूरी की पूरी शीट को ना गंदा दिखाता है। आपको है ना जो रफ वर्क करना है वो आपकी जो पूरी आंसर शीट की जो लास्ट पेज है ना उस पे करना है। मार्जिन के अंदर कभी भी रफ वर्क मत करना, वो है ना फिर इरिटेटिंग लगता है। वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार इधर तो पूरा सजा सजा के लिखा हुआ है और इधर इतने से गैप में इस मार्जिन में उसने पूरा मतलब बांड बंडोला कर दिया। ठीक है, भांड बटोला शायद बच्चों को समझ ना आए, जो हरियाणवी बच्चे हैं ना वो समझ जाएंगे। भांड बटोला मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यार उसको, मतलब बहुत भीड़ सी कर दी। ठीक है, तो ऐसा मत करना, जो रफ वर्क करना है वो आपको फाइनल पेज पे करना है। क्लियर? आई चीज समझ? ठीक है, मार्जिन में आपको पता चला सिर्फ और सिर्फ आपको 1 इंच की मार्जिन छोड़नी है। इसके बाद आता है आपका आर्ट ऑफ स्पेसिंग। यस, काफी बच्चे है ना आंसर लिखते टाइम उनके बीच में ना गैप नहीं छोड़ते। यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा है, जब यहां पे आंसर 8 और आंसर 9 के बीच में ना गैप नहीं है तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि यार आंसर 8 कहां पे खत्म हो रहा है और आंसर 9 कहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर आंसर के बाद आपको कम से कम 2 लाइन का गैप छोड़ना ही छोड़ना है। आई चीज समझ? तभी एग्जामिनर को चेक करते टाइम पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ऐसे मत करना जहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ वहीं से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ये बेसिक चीजें होती हैं, इनको हम कॉमन सेंस बोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, हर बंदे में कॉमन सेंस नहीं होती, इसलिए मेरे को ये चीजें बतानी पड़ती है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को पता है कि भैया हर क्वेश्चन के बाद आपको कम से कम 2 लाइन छोड़नी है। अब देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाता हूं, ये है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग का क्वेश्चन, जिसमें आपको पता है फार्मिंग जो होती है वो 3 टाइप की होती है। यहां पे देखो पहली है प्रिमिटिव फार्मिंग, इसके अंदर देखो मैंने जितने पॉइंट थे वो यहां पे लिख दिए। और एक और मेन चीज है, कोशिश ये करना कि जो आप आंसर लिख रहे हो ना वो आप अगर पॉइंट वाइज लिखोगे ना वो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, एग्जामिनर को ना ढूंढने पड़ेंगे चीजें। अगर आप पॉइंट बना के लिखोगे ना तो एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपका ना मार्क्स लेने का ये पहला रूल होता है कि एग्जामिनर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खुश रखो। अगर एग्जामिनर आपका पेपर चेक करते टाइम इरिटेट होने लग गया ना, वहीं पे आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। अगर आप पॉइंट बना सकते हो तो प्लीज पॉइंट बना के लिखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रिमिटिव फार्मिंग के अंदर जितने भी पॉइंट थे मैंने लिख दिए। उसके बाद देखो मैंने 1 लाइन का गैप छोड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की फार्मिंग लिखी, उसके पॉइंट लिख दिए, फिर मैंने गैप छोड़ दिया। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा, कंटिन्यूअस चल रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा। वहीं पे देखो मैंने यहाँ पे आपके सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखी, यहाँ पे क्या था, हर चीज मैंने पैराग्राफ बना के लिखी। तो ये चीजें होती है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यार हर क्वेश्चन में आप पॉइंट बना के लिख दो, लेकिन जिस क्वेश्चन में पॉइंट बना के लिख सकते हो उस क्वेश्चन में आप कम से कम पॉइंट बना के आना। ठीक है, तो ये चीजें आ गई समझ कि आपको ना हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप छोड़ना है। एंड जो भी आप अगर उस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में भी गैप छोड़ने की कोशिश करें। तो गाइज होप करता हूं आपको पता चल गया होगा कि कहां पे आपको गैप छोड़ना है और कहां पे नहीं छोड़ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बेफालतू का गैप छोड़ छोड़ के ये सोचते हैं कि पेज भर जाएगा, लेकिन वो भी नहीं करना आपको। जहां पे जरूरत है ना और जितनी जरूरत है उतना ही गैप छोड़ना है। क्लियर? नेक्स्ट चीज आती है आपकी आर्ट ऑफ हाईलाइटिंग। देखो
ये तो आप जानते हो कि जो लड़की है ना वो थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करने में मतलब आगे ही रहते हैं लड़कों से, वो मतलब स्पार्कल पेन, स्केच पेन, हाईलाइटर, पता नहीं क्या क्या यूज करती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आप जाके ना पेंटिंग करने लग जाओ पेपर के अंदर, लेकिन कम से कम ये करना कि यार आप हो सके ना तो ब्लैक पेन का बहुत अच्छा यूज करना। देखो जो ब्लैक पेन है ना वो आपका ना हाईलाइट करने के लिए ना बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपको हाईलाइटर लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। आप अगर आपके पास ब्लैक पेन भी नहीं है तो आप कम से कम जो ब्लू पेन है ना उससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट टर्म्स को या वर्ड्स को नीचे है ना अंडरलाइन कर देना। देखो यहाँ पे मैंने जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे प्रिमिटिव है इसको अंडरलाइन कर दिया, सबसिस्टेंस को अंडरलाइन कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे ना उसको आप ना अंडरलाइन कर देना। उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है ना उसका सीधा का सीधा फोकस उन्हीं वर्ड्स पे जाएगा जो आपके इंपॉर्टेंट, जो जो आपने हाईलाइट किए। उससे क्या होगा, उसका टाइम भी बचेगा और वो आपके पेपर से खुश भी होगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो मैंने आपको ये थोड़ी बोला है कि हाईलाइटर यूज करो, आपने बस अंडरलाइन करा है। और ये भी हो सकता है कि आप जो हेडिंग लिख रहे हो वो आप ब्लैक पेन से लिखो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो आप उसको बॉक्स बना के भी लिख सकते हो। इन चीजों में ना टाइम नहीं लगता ऐसा, और ये चीजें मेरे ख्याल से बॉयज भी कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करने में क्या जा रहा है बताओ, इसमें कोई जेंडर वाली बात थोड़ी है, अंडरलाइन तो कोई भी कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके ना पेपर को बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाती है। देखो अब लड़कियों में मैं मानता हूँ ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स लड़कों के कंपैरिजन में, उनकी जो राइटिंग स्किल्स होती है वो भी मतलब लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। लेकिन गाइस मैं बॉयज को ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर तुम भी ट्राई करो ना तुम भी कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं भी एक लड़का हूं तो थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन अंडरलाइन वगैरह ये छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकते हो, स्पेस छोड़ना है ना। चलो, और ये चीज है ना आप अंडरलाइन करने वाली ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ या पॉइंट वाले क्वेश्चन में करोगे, या आपके जो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन है ना उनके अंदर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने जो चोरा चोरी इंसिडेंट है, गांधी इरविन पैक्ट है, इसके अंदर अंडरलाइन कर रखा है, मुस्लिम वर्ड हो गया, या फिर आपका ये जैसे लाइक ये ल्यूक वॉर्न हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उनको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये आप हर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कर सकते हो। फिर आता है आपका मैप एंड ग्राफ्स। देखो आपको पता है एसएसटी में आपको मैप मिलेंगे और मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो ग्राफ और मैप वाले क्वेश्चन है ना उनमें एक चीज ध्यान रखना, जब आप उस ग्राफ के ऊपर या उस मैप के ऊपर प्लीज आप है ना आंसर नंबर लिखना मत भूलना। काफी बच्चे मिस कर देते हैं, लेकिन प्लीज आप आंसर नंबर लिख के जरूर आना, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में आना आपका सेट होता है जिसकी वजह से ना आपके आंसर आगे पीछे होते हैं। किसी बच्चे के सेट में ना ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है ना वो शायद क्वेश्चन नंबर 15 होगा, एंड वहीं पे किसी दूसरे बच्चे के सेट में ना वो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो सकता है। तो प्लीज आपका जो ग्राफ या जो आपका मैप है ना उसके अंदर जो आपका आंसर नंबर है ना वो जरूर लिख के आना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ना कहीं एक चीज एक्स्ट्रा ही ऐड होगी जो कि एग्जामिनर को अच्छी लगेगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्मार्ट वर्क। देखो स्मार्ट वर्क आपको पता है हमेशा हार्ड वर्क से बेटर ही रहता है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है आपके पास है ना एग्जाम के अंदर टाइम कम बचता है, लास्ट में आपको पता है जो राइटिंग होती है ना वो पता नहीं कैसी डॉक्टर वाली राइटिंग हो जाती है, राइट। आपने भी नोटिस की होगी, राइट। आखिर में ये होता है यार राइटिंग गई भाड़ में, पेपर पूरा करो। लेकिन उस टाइम है ना आपको राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उस टाइम आप एक चीज कर सकते हो, उस टाइम देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है ना आपका पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहां पे क्या किया, यहां पे ना ऐसे देखो ये लाइन चार्ट टाइप में बना के लाइनें लगा के इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की गई है, जिससे क्या होगा, देखो मैंने इतना स्पेस फ्री का भर दिया, राइट। आपको ये स्टार्टिंग में नहीं करना। स्टार्टिंग में अगर आपके पास टाइम है तो आप पेज भरने, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में लास्ट में टाइम कम बचा हुआ है, उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं पैराग्राफ या पॉइंट लिखूं, उस टाइम आप है ना स्मार्टली वर्क कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ अपनी राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज करने के, उस टाइम है ना ऐसे आप ये देखो ऐसे टेबल टाइप में बना के, ऐसे बॉक्स बना के अगर ऐसे लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर को ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना तो इजीली आपके 4 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। आई चीज समझ। तो आप कोशिश ये करना जब आपके पास टाइम कम हो तो आप ये तो टेबल बना के या कोई बॉक्स बना के या मेन पॉइंट लिख के इस टाइप से करने की कोशिश करना, ताकि आपका ना ऐसा ना हो यार आखिर में क्या होता है बच्चा ना राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर देता है और क्वेश्चन भी पूरा नहीं होता, राइटिंग भी खराब हो जाती है। जहां पे आपको 5 में से 4 नंबर मिल सकते थे वहां पे आपको 1 या 1.5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रीट द मिस्टेक स्मार्टली। देखो मैं दिखाता हूं एक बच्चे की जो आंसर शीट थी उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। उसने देखो कैसे कैसे ऐसे लाइनें मार रखी हैं। ऐसे आपको कभी भी लाइनें नहीं मारनी, ठीक है। एग्जामिनर का ना ये लाइनें ऐसे देखते ही मूड खराब हो जाएगा। किसका मूड अच्छा होगा ये बताओ, ये लाइनें देख के? किसी का भी नहीं होने वाला। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सिंपल एक काम करो,
छोटा सा ऐसे क्रॉस बना, दैट्स इट। आपको ऐसे भांड भंडोला नहीं करना कि पूरा ही कट करना है। अगर छोटा सा क्रॉस बना के आओगे ना तो भी एग्जामिनर में इतनी तो कॉमन सेंस है, वो समझ जाएगा कि भाई ये गलत है, ये चेक नहीं करना, ठीक है। एग्जामिनर बुद्धू नहीं है, समझ रहे हो। एग्जामिनर की जो एज है ना वो आपसे डबल है, समझ गए चीज। तो उसमें इतनी कॉमन सेंस है कि अगर बच्चे ने क्रॉस मार रखा है तो वो आपका ये क्वेश्चन स्किप कर देगा, उसको चेक नहीं करेगा। क्लियर। इसके बाद आता है आपका टाई द नोट केयरफुली। देखो काफी बच्चे गलती करते हैं, जो शीट बांधते हैं ना, जब हम एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं तो हमें धागा दिया जाता है उस शीट को बांधने में, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, कई बार तो देखो अच्छा जो सीबीएसई की ऑफिशियल शीट होती है उसके अंदर शायद जो पंच होल है ना वो मिलता है आपको, लेकिन कई बार अगर आपके पंच होल ना मिले ना तो आप ये करना कि जो आप खुद छेद बना रहे हो ना वो कम से कम आप 1 इंच दूर बनाना। काफी बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल किनारे के ना पास बांध देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो शीट थोड़ी सी हिलेगी ना तो वो जो नोट है ना वो आपकी शीट को फाड़ देगी और वो जो आपने एक्स्ट्रा शीट ली थी वो अलग अलग हो जाएंगी। तो कम से कम ये कोशिश करना कि जो आप जो पंच होल बना रहे हो, जो छेद बना रहे हो, वो कम से कम कॉर्नर से 1 इंच दूर हो ताकि वो इजीली फटे ना, ठीक है। आई चीज समझ। काफी बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आजकल तो यार सीबीएसई की जो ऑफिशियल शीट होती है उसके अंदर पंच होल आता है, लेकिन इन केस अगर आपकी शीट में पंच होल ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी हमारी वीडियो देखते हैं, एंड जो स्टेट बोर्ड होते हैं ना उनके अंदर कई बार मैंने देखा है, जो हमारा स्टेट बोर्ड है, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ी सी फिर वो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन कई बार मैंने देखा कि कुछ स्टेट बोर्ड में आपको पंच होल नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आपके में पंच होल ना हो तो आप पंच होल क्रिएट करोगे तो वो कम से कम 1 इंच दूर क्रिएट करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस द मैप्स एंड ग्राफ इन बिटवीन। देखो आपको अगर ग्राफ पेपर या जो आपका मैप मिले ना तो बांधते टाइम आपको ये तो पता है ना, जो मैप या ग्राफ पेपर है उसको भी बांधना होता है, राइट। तो जो मैप बांधो ना वो आप आंसर शीट के लास्ट पे नहीं बांधोगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लास्ट में बांध देते हैं। जो आपका मैप होता है ना वो थोड़ा सा इजीली फट जाता है, तो जो मैप है उसको आप आंसर शीट के कहीं ना कहीं बीच में बांधोगे। और ओपीएससी बात है, अगर आपने बीच में बांधा है और उस मैप के ऊपर आपने आंसर नंबर लिखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उसको आगे बांधो बाद में बांधो, क्योंकि आपने उस पर आंसर नंबर लिख दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई चीज समझ। लेकिन ऐसे मत करना कि उसको लास्ट में बांध रहे हो, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि जनरली क्या होता है जो आपके बार ग्राफ वाले या मैप वाले क्वेश्चन है ना वो हमेशा लास्ट में आते हैं, तो बच्चे जो ग्राफ पेपर है ना उसको भी लास्ट में बांध देते हैं। ये गलती नहीं करनी, हमेशा शीट के बीच में बांधना है ताकि वो जो ग्राफ पेपर है वो आपकी आंसर शीट से अलग ना निकल जाए। क्लियर। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट, डोंट वेस्ट द स्पेस। यार हालांकि ये गलती बहुत कम बच्चे करते हैं लेकिन फिर भी काफी बच्चे करते हैं, एंड ये गलती पता क्या है, बहुत ही बेवकूफी वाली गलती है। काफी बच्चे है ना जो फर्स्ट पेपर होता है ना आंसर शीट का उसको ना ब्लैंक छोड़ देते हैं। देखो मैं दिखाता हूं, ये एक बच्चे की आंसर शीट है, उसने ना डायरेक्ट सेकंड या थर्ड पेज से है ना वो आपका आंसर शीट को स्टार्ट करता है। ये बहुत बड़ी गलती है, कभी भी आपको फर्स्ट पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है। वो क्या करते हैं, फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ देते हैं और सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कभी भी गलती नहीं करनी, जो फर्स्ट पेज है ना उसको भी यूटिलाइज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेकंड या थर्ड पेज से स्टार्ट करोगे तो शायद आपके ज्यादा नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर आप सेकंड थर्ड पेज से स्टार्ट करो तो नंबर कट सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं। तो आपकी जो आंसर शीट है ना उसके फर्स्ट पेज से बिंदास आप पेपर को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स बताई हैं मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे ना तो आपका जो रिजल्ट है ना वो 10 से 20% इजीली इंप्रूव हो जाएगा। एंड ये गलती मैं खुद कर चुका हूं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, एंड मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की है ना वो सेम गलती आप भी करो। तो प्लीज इन पॉइंट्स पे अच्छे से ध्यान देना, और ये जो मैंने मिस्टेक बताई है इनको बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। तो होप करता हूं गाइज आपको ये जो जो चीजें मैंने बताई हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई भी बच्चा मेरे से कुछ पूछना चाहता है, बातें करना चाहता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये और भी ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। जिस भी टॉपिक के ऊपर बोलोगे ना मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।